देखिए, पिछले लेक्चर में मैं वर्तमान में चल रही संवैधानिक घटनाओं की चर्चा नहीं कर सका क्योंकि लेक्चर 10 थोड़ा लंबा हो गया था। तो आज मैं कुछ करंट में चल रही संवैधानिक घटनाओं की चर्चा करूंगा, लेकिन इसको पीसीएस और आईएएस वाले ध्यान से पढ़ेंगे, एसएससी वाले भी पढ़ेंगे। उनको किस मुद्दे पर ध्यान देना होगा वो मैं बताऊंगा। थोड़ा इसको पढ़ेंगे और अगर नहीं समझ में आएगा तो जब भी क्लास शुरू होगी तो मैं अपने सारे लेक्चर में जितने भी बिंदु आपको समझ में नहीं आए हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। और रही बात, अगर आपको तुरंत जानना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कभी भी भेज दीजिए। मैं जब भी समय मिलेगा तो आपको आपके हर कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा, क्योंकि ये हो सकता है कि लेक्चर सुनते समय बहुत सी बातें समझ में ना आए, जो कि पहली बार संविधान के विद्यार्थी हैं। क्योंकि थोड़ा मैं अपने लेक्चर को थोड़ा अधिक रूप से कवर कर रहा हूं, तो अगर जिनको भी प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, मैं समय मिलने पर उसका जवाब ज़रूर दूंगा। हाँ, लेकिन अगर संभव नहीं है तो सभी विद्यार्थी उसको नोट करते चलें। जब भी क्लास शुरू होगी मैं हर एक बिंदु पर जहाँ भी आपकी समस्या है उसे मैं सुलझा दूंगा, लेकिन आप लेक्चर लाइन से देखते हुए नोट्स बनाते चलिए, भविष्य में इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अब मैं चर्चा करूंगा। अभी आपने सुना था कि हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चर्चा में रहा। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चर्चा में रहा। अब बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद दिमाग में आते ही पहली बात तो ये सवाल आता है कि ये है क्या, ये संविधान के किस भाग से संबंधित है या किस अनुसूची से संबंधित है, ये मुद्दा क्या है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का उल्लेख हमारे संविधान के 6वीं अनुसूची में है और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लेख है। थोड़ा लेक्चर को अंत तक सुनिएगा, तब इसको आप ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो थोड़ा शुरुआत में कठिन लगेगा। अब देखिए, ये है क्या बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। आपको पता है कि 6वीं अनुसूची, जरा ध्यान से देखिएगा, 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष उपबंध बनाने की चर्चा है। यानी कि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यानी इसमें ये बताया गया है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए यानी ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या विशेषाधिकार हैं राज्यपाल को और वहाँ की लोकल बॉडीज़ को। तो इसी 6वीं अनुसूची में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का उल्लेख है। यानी किसी 6वीं अनुसूची में बोडो क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख है और इस बोडो क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत असम के 4 जिले आते हैं और इन 4 जिलों के विकास की जिम्मेदारी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल पर है। हाल ही में इसका कार्यकाल खत्म हुआ है और इस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र या जिले हैं उन पर राज्यपाल शासन लागू हो गया है। तो अब हम इस पर फिर आएंगे, लेकिन पहले आप कुछ और बातों को समझ लीजिए। देखिए, आर्टिकल 244 ये कहता है, आर्टिकल 244 का सेक्शन 2 ये कहता है कि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, यानी 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 244 का 1 ये कहता है कि यह 5वीं अनुसूची के बारे में बताता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 244 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है, के प्रशासन के बारे में है, जबकि आर्टिकल 244(1) 5वीं अनुसूची के बारे में बताता है। और 6वीं अनुसूची में मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों
को जनजातीय क्षेत्रों के मामले में थोड़ी अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। मतलब यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यपाल और यहाँ की लोकल बॉडीज़ को थोड़ा सा अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है कि वो वहाँ की विधायिका और संसद से थोड़ा आगे जा कर के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में निर्णय ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों है कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए वहाँ की लोकल बॉडीज़ और राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश काल से ही इस क्षेत्र के लोग, खासकर नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय क्षेत्र के लोग, समाज की मुख्य धारा से अलग रहे और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ के लोकल बॉडीज़ को और गवर्नर को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। और यह कहा गया है कि 6वें अनुसूची में वर्णित राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी, यानी कि जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी। और यह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अनुसूची 6 में वर्णित राज्यों के प्रत्येक जिले में होगी और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने ज़िले के जनजातीय क्षेत्रों के समुदाय के विकास के लिए उत्तरदायी होगी। यानी कि अनुसूची 6 में वर्णित जितने भी राज्य हैं उनके प्रत्येक ज़िलों के लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी और इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का यह कार्य होगा कि अपने ज़िले में सभी जनजातीय लोगों के लिए विकास के लिए नियम कानून बनाए। इस प्रकार वर्तमान में देखा जाए तो 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, यानी अनुसूची 6 में दिखाए गए राज्यों के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। असम में 3 हैं, मेघालय में 3 है, त्रिपुरा में 1 है, मिजोरम में 3 है। इस प्रकार 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं जिनका लिस्ट आपके सामने है। इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चर्चा में आ गया है हाल ही में, यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चर्चा में आ गया और यह असम का एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। अब अगर देखा जाए तो इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से 26 सदस्य सीधे निर्वाचित होते हैं और 4 गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी इसमें जो भी अनुसूची 6 में वर्णित राज्यों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए, उनमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 26 तो सीधे निर्वाचित होते हैं और 4 गवर्नर द्वारा नॉमिनेट होते हैं। लेकिन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, इसका अपवाद है। अपवाद इसलिए है क्योंकि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में कोई एक ज़िला नहीं है बल्कि असम के 4 ज़िले हैं और इसमें 46 सदस्य हैं और इन 46 सदस्यों में 40 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सामान्य रूप से इन अनुसूची 6 में वर्णित राज्यों में जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसमें 30 सदस्य होते हैं। केवल बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में 46 सदस्य हैं क्योंकि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। अब सवाल है ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल या अन्य डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 5 साल होता है और 5 साल के अंतर्गत ये अपने काउंसिल के अधीन जिलों में विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं और संविधान द्वारा इन्हें विशेष रूप से कानून बनाने की शक्ति भी होती है। लेकिन इनके द्वारा बनाए गए अधिनियम राज्यपाल के अनुमति के बिना कानून का रूप नहीं ले सकते। मतलब ये कानून बनाते हैं, थोड़ा बहुत जुरिडिक्शन पावर है, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए अधिनियम पर राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। देखिए जो कुछ भी करते हैं जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ही करते हैं और इनके द्वारा बनाए गए बिल को राज्यपाल रिजेक्ट भी कर सकता है। वो राज्य की तरह से बाध्य नहीं होता है, यहाँ उसे पूरा पावर है, वो जब चाहे तब बिल को
रिजेक्ट कर दे। अब हुआ क्या, जब हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के 5 साल पूरे हुए तो वहाँ पर एक समस्या ये आई कि राज्यपाल को ये लगा कि चुनाव कराना संभव नहीं है कोविड-19 के कारण। इसीलिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल या बोडो क्षेत्रीय परिषद में अधीन आने वाले जिलों पर राज्यपाल शासन लग गया। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि राज्यपाल को इस संदर्भ में क्या अधिकार है? क्या राज्यपाल ऐसा कर सकता है कि वहाँ पर राज्यपाल शासन लगा सकता है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर? तो हाँ, संविधान में इसका प्रावधान है। संविधान में ये कहा गया है कि राज्यपाल को ये विशेषाधिकार है कि वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि जो भी 6वीं अनुसूची के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाती हैं, उनके कार्यकाल को 2 दशाओं में बढ़ा सकता है। पहला, आपातकाल में एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए, यानी कि आपातकाल में एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए, और अगर आपातकाल ख़त्म हो जाए तो एक बार में अधिकतम 6 महीने से ज़्यादा वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कार्यकाल को नहीं बढ़ा सकता। ध्यान दीजिएगा, आपातकाल में अधिकतम 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कार्यकाल को बढ़ा सकता है और आपातकाल के बाद 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है एक बार में। और दूसरा की कंडीशन ये है, अगर गवर्नर को लगता है कि चुनाव कराना संभव नहीं है तो भी वह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कार्यकाल को 6 महीने के लिए एक बार में एक्सटेंड कर सकता है या बढ़ा सकता है। तो जब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में राज्यपाल का शासन लगाया गया तो वहाँ के लोगों ने यह मांग की कि ऐसा ना किया जाए और राज्यपाल अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दे। लेकिन फ़िलहाल राज्यपाल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर जो है सीधा सीधा राज्यपाल शासन लगा दिया गया। तो इस प्रकार अभी अभी आपने ये समझा कि किस प्रकार से ये क्षेत्रीय परिषद बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चर्चा में आई। तो उम्मीद करता हूं अब आप ये समझ गए होंगे कि 6वीं अनुसूची क्या है, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था है। इसी प्रकार 6वीं अनुसूची में जितने भी राज्य हैं सबके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है और इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का काम होता है जनजातीय क्षेत्रों के, जो भी उनके अधीन जनजातीय क्षेत्र आते हैं, उनके विकास के लिए कार्य करना। इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को तमाम तरह की अधिकार प्राप्त हैं, कर संबंधी कानून बनाने के, जंगलों का कैसे उपयोग किया जाए, कर लगाना, जैसे हमारे यहाँ पंचायतों को होती है, लेकिन इनको थोड़ा अधिक अधिकार प्राप्त है। अब आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ, ये जो आपके सामने अनुच्छेद आया है, इस अनुच्छेद के बारे में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनुच्छेद भी इससे संबंधित है। तो ये जो 2 प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे ज़रूर देंगे, खासकर जो अभ्यर्थी सिविल और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं मेरे बैच में। और मैं ये भी कहूँगा जो एसएससी के विद्यार्थी हैं वो 6वीं अनुसूची क्या है उसको ध्यान रखें, इसे कठिन समझकर अवॉइड ना करें, है आसान सी चीज़, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको इसको जानना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, नोट्स बनाते चलिए। अब मैं एक दूसरे आर्टिकल की चर्चा करूंगा आपसे और वो है आर्टिकल 142। देखिए, हालांकि मैंने इसकी चर्चा पहले की थी लेकिन मैं फिर कर दे रहा हूं, चूँकि मैं वर्तमान में 2020 में जो भी अनुच्छेद चर्चा में आए हैं उनकी मैं चर्चा करता हूं। तो पिछले लेक्चर में नहीं कर सका तो इसलिए इस लेक्चर में कर रहा हूं कि आर्टिकल 142 क्या है, ये है क्या और इसका इस्तेमाल कहाँ पर हुआ। आर्टिकल 142 का सेक्शन 1 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। मतलब कि अगर कोई मामला लंबित है और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट न्याय को, यानी कि नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए उस पर अपना अंतिम निर्णय दे सकता है और वह लागू भी होगा। तो इसीलिए अनुच्छेद 142 का जो उपयोग है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में मणिपुर के केस में किया है। देखिए, मणिपुर के एक मंत्री थे श्याम कुमार।
हालांकि चर्चा मैंने पहले भी किया है, लेकिन इस बार फिर सुन लीजिए। श्याम कुमार हैं, तो श्याम कुमार ने कांग्रेस से टिकट लिया और चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो मणिपुर की विधानसभा है, वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष को 1 महीने का समय दिया और ये कहा कि वो जल्दी ही श्याम कुमार के मामले में दल बदल अधिनियम के आधार पर निर्णय करें और कोई ना कोई कार्रवाई करें या तत्काल कुछ निर्णय दें। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया था, लेकिन मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष ने 1 महीने से ज़्यादा का समय ले लिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर निर्णय करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय मांगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त समय देने से इनकार करते हुए तुरंत अब अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए ये कहा कि अब इनको मंत्री पद और इनकी सदस्यता दोनों से बर्खास्त किया जाता है और उन्हें विधानसभा में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने से रोक दिया, साथ ही मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया। और उसके साथ ही साथ दल बदल अधिनियम की व्याख्या करते हुए ये कहा कि दल बदल अधिनियम के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय अध्यक्ष लेता है, लेकिन वो अपने निर्णय में लंबे समय तक के लिए टाल मटोल नहीं कर सकता। अब दल बदल को लेकर के मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया है, आप मेरे लेक्चर को उसको देख करके समझ सकते हैं। जो मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर के जो परिवर्तन हुआ था उसका मैंने अलग से लेक्चर बनाया है, आप उसमें पूरा दल बदल अधिनियम पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ पर दल बदल अधिनियम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दल बदल संबंधी योग्यता और अयोग्यता का निर्णय लेने में अध्यक्ष को लंबा समय नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर एक विवाद यह उत्पन्न हो गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति का प्रयोग करके विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप किया है। तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर कम से कम 100 शब्दों में देंगे। प्रश्न आपके सामने है, क्या अनुच्छेद 142 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया है, जो कि कहीं ना कहीं संविधान के मूलभूत संरचना के विपरीत है या नहीं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाना है कि ये संविधान के मूलभूत संरचना के अनुकूल है या विपरीत है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक हस्तक्षेप किया है या नहीं। इसकी व्याख्या आप 100 शब्दों में देंगे या अधिकतम 150 शब्दों में दे सकते हैं, लेकिन देंगे ज़रूर। जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मेरे क्वेश्चन को अगर जो भी कोई अवॉइड कर रहा है, उसका उत्तर नहीं लिख रहा है, तो वो अपना यूँ समझिए केवल तथ्यों को याद करके नहीं होगा। आप मेरे बातों के आधार पर अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ाइए और मेरे दिए गए प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दीजिए। अब तक देखिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है, मैंने इतने आर्टिकल की व्यवहारिक चर्चा की है और आगे भी करता रहूँगा। तो इस प्रकार आपको अनुच्छेद रटने से अच्छा है कि वर्तमान में चल रहे सारे अनुच्छेदों को ध्यान में रखिए और साथ ही साथ जो मैं संविधान की समझ पैदा कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, उसको भी पढ़ते चलिए। तो धीरे धीरे आप प्री से लेकर के मेंस तक के उत्तर को समझने की क्षमता विकसित कर लेंगे और इससे आपको विशेष फ़ायदा मिलेगा। तो प्रश्न का जवाब जरूर दें। धन्यवाद।